गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग चुस्त दुरुस्त हो, तंदुरुस्त हो, मेंटली एंड फिजिकली फिट एंड फाइन। मेरी आवाज बराबर आ रही है कि एक बार मुझे बता दो, क्योंकि मेरे इंडिकेटर में ऐसा कुछ लग रहा है, शायद कुछ कम ज्यादा हो। फटाफट फटाफट मुझे बताओ, आवाज बराबर आ रही है क्या? प्लीज लेट मी नो गाइज। हम बड़ी प्यारी तरीके से हम लोग हमारे 4 सेशन कंप्लीट कर चुके हैं। जो हमारा टारगेट था वो टारगेट हम लोग अचीव कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 4, जिसमें सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड्स है, 8 स्टैंडर्ड, 500, 501, 505, 510, 520, 530, 550, 560, 550, 610, 8 स्टैंडर्ड्स हम लोग खत्म कर चुके दोस्तों। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सेशन सुनने के बाद में आपके अंदर से वो चैप्टर्स का एक भयंकर अवेयरनेस क्रिएट हो गया होगा, उस चैप्टर का डर भाग चुका होगा और आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो। मैं आपको बोलूंगा बार बार लगातार बड़ी मुश्किल से बड़ी मुश्किल से 1 घंटा 15 मिनट के सेशन है, 1 घंटा 15 मिनट के सेशन है। थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओगे तो 40-50 मिनट में कवर हो जाता है। आपने बार बार इनको सुनना चाहिए, रेगुलर बेस पे सुनना चाहिए, ताकि आप कोर्स कंटेंट के टच में रहे। और हमारा जो परम बैच आने वाला है, जिसमें हम लोग 250 क्वेश्चंस करवाने वाले हैं, जबरदस्त धमाल मचाने वाले हैं, उसमें ये जो बेस रहेगा ये काम आएगा। उसमें हम लोग कॉन्सेप्ट भी करवाने वाले हैं। किसी के अगर कॉन्सेप्ट छूट गए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ओके गाइस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आई एम ऑल गुड, मेंटली एंड फिजिकली फिट एंड फाइन। चलिए, आज के एजेंडा में है चैप्टर नंबर 2 प्लानिंग। चैप्टर नंबर 2 प्लानिंग में हम लोग ऐसे 300 पहले करने वाले हैं, फिर अदर कॉन्सेप्ट्स करने वाले हैं, और उसके बाद चैप्टर नंबर 1 का इंट्रोडक्शन टू ऑडिट है, वो भी हम लोग करने का है। चलिए फटाफट शुरू करते हैं, ठीक है? और हमारे पास में 1 घंटा 15 मिनट का टाइम है। यस यस दोस्तों, वो भी ऑडियो रिविजन्स भी प्रोसेस में है। एक एक चीज को हम लोग टिक मार्क करते जा रहे हैं, एक एक चीज को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया, हो सकता है कि आपको एक रिवाइज फाड़ू भी मिले, अभी मैंने कमिट नहीं किया है, उस पर काम चल रहा है, ठीक है? ऑडियो का भी नंबर आएगा, मैं आपको बोलूंगा। अगर आप लोग, ठीक है, अपने जो टेलीग्राम का ग्रुप है, वहां पे जो ऑडिट करके टॉपिक है उसके ऑडियो फाइल्स में जाएंगे तो पहले के भी आपको ऑडियो मिल जाएंगे। और एक चीज, मैंने लास्ट टाइम के भी जो रिवीजन पूरे मटेरियल वो भी दिया है, वो भी आप यूज कर सकते हो जब तक मैं आपको प्रोवाइड करता हूं। चलो आइए, तो दोस्तों चैप्टर नंबर 2 में सबसे पहला ऐसे 300 क्या बोलता है? बिफोर ऑडिट प्लानिंग। ऑडिट प्लानिंग शुरू करने से पहले, यस वेरी इंपॉर्टेंट, हमको परफॉर्म करना पड़ता है पीईए। पीईए का मतलब क्या होता है? प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी। पीईए प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी हमको करना पड़ेगा। इसके अंदर जैसे नाम पीईए है, इसके अंदर 3 चीजें हैं। पहला, आराम से बैठ के हमको सोचना पड़ेगा, असाइनमेंट को एक्सेप्ट करे या ना करे। पुराना असाइनमेंट सोचना पड़ेगा, कंटिन्यू करे या ना करे। एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस के बारे में हमको सोचना पड़ेगा। देखना पड़ेगा कि सामने वाला कितना होनहार, बुद्धिमान, शक्तिमान है, सामने वाला कितना इंटीग्रिटी है, सामने वाला भरोसेमंद है, चोर, उचुक्का, निकम्मा, नालायक तो नहीं है। ये भी देखना पड़ेगा हमारे पास में कॉम्पिटेंस है कि नहीं ये असाइनमेंट करने का। इंश्योरेंस इंडस्ट्री का हमको कुछ पता है कि नहीं, स्पेस का कुछ पता है कि नहीं, डिफेंस का कुछ पता है कि नहीं, ठीक है, एयरप्लेन मैन्युफैक्चरिंग कुछ पता है कि नहीं, हमको देखना पड़ता है। इसलिए सबसे पहले सोचना पड़ता है एक्सेप्ट, नया असाइनमेंट एक्सेप्ट करे या ना करे, पुराना असाइनमेंट कंटिन्यू करा या ना करे। फिर उसके बाद में दूसरा हमको सोचना पड़ता है कि क्या हम लोग एथिकल और इंडिपेंडेंट रह पाएंगे क्या। टीम के अंदर पता चला, अरे आधे से ज्यादा हमारे शेयर होल्डर्स पड़े हुए, आधे से ज्यादा हमारे रिश्तेदार भरे पड़े हैं, तो हम कैसे एथिकली और इंडिपेंडेंट काम कर पाएंगे दोस्तों? करेक्ट, तो हमको देखना पड़ेगा क्या हम लोग एथिकल और इंडिपेंडेंट तरीके से काम कर पाएंगे क्या। और तीसरा, अगर ये 2 चीजें सॉल्व हो गए तो हमको टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट हमको साइन करना पड़ेगा, एंगेजमेंट लेटर हमको साइन कराना पड़ेगा। तो बहुत सिंपल है, प्लानिंग के पहले 3 चीजें होनी चाहिए। पीईए प्रीलिमिनरी प्लानिंग के पहले पीईए होना चाहिए, प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी, और इसमें 3 चीजें होती है। सोच समझ के असाइनमेंट एक्सेप्ट करे या ना करे, क्या हम असाइनमेंट पे एथिकल इंडिपेंडेंट रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, और अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट लेटर साइन कर लीजिए। अब हमारे मन में सवाल उठता है कि भाई एक्सेप्ट करे या ना करे, ठीक है, एक्सेप्ट करे या ना करे। आइए नाउ, असाइनमेंट एक्सेप्ट करे या ना करे, लेट्स सी गाइस। अब सबसे पहली बात, सबसे 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 ज्यादा पहली बात मैंडेटरी है। प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी जो पहला चीज है, मैंडेटरी, हर असाइनमेंट में आपको ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना ही करना पड़ेगा।
आप लोगों को ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना ही करना पड़ेगा, जिसमें आपको आराम से बैठ के सोचना पड़ेगा नया असाइनमेंट एक्सेप्ट करे या ना करे, और पुराना असाइनमेंट कंटिन्यू करे या ना करे। इसके लिए आपको ढेर सारी जानकारी इकट्ठा करनी पड़ेगी, बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करनी पड़ेगी सामने वाले के असाइनमेंट की। कौन सी जानकारी इकट्ठा करनी पड़ेगी? आइए, कौन से फैक्टर्स हमको ध्यान में रखने पड़ेंगे, कौन सी जानकारी हमको? सबसे पहले जानकारी इकट्ठा करनी पड़ेगी सामने वाले की इंटीग्रिटी की। भाई साहब, वो जो कंपनी के जो प्रमोटर्स है, कंपनी के ओनर्स है, कंपनी के प्रेजेंट शेयर होल्डर्स है, उनको चलाने वाले जो की मैनेजमेंट पर्सन है, वो कैसे लोग हैं हमको पता करना पड़ेगा। उनकी इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी हमको पता करनी पड़ेगी। मार्केट रेपुटेशन हमको पता करना पड़ेगा। अगर पता चला चोर, उचक्के, नालायक, फ्रॉडस्टर है ये लोग, तो ये हमको ऑडिट में भी बेवकूफ बनाएंगे। भैया जयराम जी की ऐसे लोगों का काम नहीं करना, हमको फंसाएंगे, खुद तो फंसेंगे, हमको भी मरवाएंगे। इसलिए सबसे पहले हमको देखना पड़ता है सामने वालों की इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, मार्केट रेपुटेशन क्या है। बनाने वाले लोग प्रमोटर, अभी जो ओन करते करंट ओनर्स, शेयर होल्डर्स, और चलाने वाले की मैनेजमेंट पर्सन। तो एक बात उनको लेकर, फिर दूसरी बात खुद को लेकर। खुद के टीम का कॉम्पिटेंस क्या है, खुद के टीम का नॉलेज और स्किल्स क्या है, क्या इस इंडस्ट्री का नॉलेज है, क्या स्पेस के बारे में हम कुछ जानते हैं, क्या स्टारलिंक वाला जो इंटरनेट है उसके बारे में हम लोग कुछ जानते हैं क्या? आर वी अवेयर अबाउट इट? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हम कुछ जानते हैं क्या? whether our team is having skills and knowledge about the industry, क्या हमारे पास में इंडस्ट्री का नॉलेज है? और फिर जो एंगेजमेंट, जो असाइनमेंट बोल रहे हैं, उसका नॉलेज है क्या हमने पहले क्वार्टरली ऑडिट्स किए हुए हैं, क्या हमने मंथली ऑडिट्स किए हुए हैं, क्या ये हमको करते आएगा? इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। एक बात सामने वाले के बारे में सोचेंगे तो हम लोग दो बात, ठीक है, फिर एक बात सामने वाले के बारे में सोचेंगे तो एक बात हमारे बारे में सोचा है, फिर इसके बाद में कोई सिग्निफिकेंट मैटर्स, कोई बहुत बड़े बड़े मामले हुए क्या पिछले साल के और करंट ईयर के? कोई बहुत बड़े मामले, कोई फ्रॉड है क्या पिछले साल का, करंट ईयर का? कोई बहुत बड़ा मटेरियल मिसस्टेटमेंट है क्या पिछले साल का, करंट ईयर का? कोई बहुत बड़ा लिटिगेशन है क्या पिछले साल का, करंट ईयर? कोई बहुत बड़ा एलिगेशन है क्या इन लोगों के ऊपर? जितने भी बड़े मामले हैं एक बार अच्छे से बैठकर देख लो। अगर हमको इनकी ऑनेस्टी पे शक हो रहा है, हमारे कॉम्पिटेंस पे शक हो रहा है, फिर से एक बार सोच लो। तो गाइस बहुत सिंपल है, हर असाइनमेंट में एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस प्रोसीजर्स परफॉर्म करना मैंडेटरी है। नया असाइनमेंट हो या रिकरिंग असाइनमेंट हो, इसके बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। दूसरा, आपको फैक्टर्स में सामने वाले की एक बात, अपनी एक बात, अपना कॉन्फिडेंस देखना पड़ेगा, और सारे सिग्निफिकेंट फैक्टर्स को फिर से इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि कोई खतरे की घंटी तो नहीं है। इसमें हम लोग और एक चीज करते हैं, प्रीडिसेसर ऑडिटर से भी बात करेंगे, पुराने बंदे से बात करेंगे, ठीक है, अरे भाई अगर हमारा इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट है उससे बात करेंगे, बेटा तेरे को कोई प्रॉब्लम तो, तूने क्यों छोड़ के गया, तेरे को क्यों निकाला, क्या गड़बड़ हो गई थी, कुछ तो हमारे साथ में बहुत इंपॉर्टेंट शेयर करना चाहता है तो प्लीज बोल देना हमको। बहुत सिंपल है गाइस, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअंस पहला पॉइंट है, मैंडेटरी, इसको परफॉर्म करना। फिर तीन तरह के फैक्टर्स हमको स्टडी करने पड़ते हैं, उसकी जानकारी लेनी पड़ती है, और फिर हमको प्रीडिसेसर ऑडिटर से भी बात करनी चाहिए। ये परफॉर्म करने के बाद हमको समझ में आएगा कि असाइनमेंट को ले या ना ले। सपोज हमको समझ में आ गया कि असाइनमेंट को लेना चाहिए, ठीक है, अच्छा लग रहा है, अब हमको और एक चीज सोचनी पड़ेगी, क्या हम ये असाइनमेंट पे एथिकल और इंडिपेंडेंट रह पाएंगे? क्या हम लोग एथिकल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर पाएंगे? क्या एथिकल रहना मतलब क्या? एथिकल रहना मतलब 5 प्रिंसिपल्स। एथिकल रहना मतलब 5 प्रिंसिपल, हमारा शॉर्टकट है, सीबीआई ऑफिस हमको बताता है ये 5 प्रिंसिपल। एथिकल मतलब 5 प्रिंसिपल, सीबीआई ऑफिस हमको बताएगा ये 5 प्रिंसिपल। गाइस, सी स्टैंड फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना, हमारा पहला प्रिंसिपल। देन सी अगेन स्टैंड फॉर कॉम्पिटेंस, अपने नॉलेज स्किल्स को अपडेट रखना, कॉम्पिटेंस और केयरफुली काम करना, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। बी स्टैंड फॉर बिहेवियर, प्रोफेशनल बिहेवियर, लॉ का सम्मान करना, अग्रीमेंट का सम्मान करना, कुछ भी ऐसा नहीं करना जिससे सीए इंस्टीट्यूट का नाम खराब होता हो, डिस्क्रेडिट होता हो, प्रोफेशनल बिहेवियर। आई स्टैंड फॉर इंटीग्रिटी, ओ स्टैंड फॉर ऑब्जेक्टिविटी, अनबायस्ड रहना, ना किसी के प्रेशर में काम करना और ना ही पर्सनल बेनिफिट में काम करना, ना झुकना ना बिकना। एथिकल रिक्वायरमेंट्स मतलब 5 प्रिंसिपल्स को फॉलो करना, 5 प्रिंसिपल्स को जीना। ये 5 प्रिंसिपल्स है। वंस अगेन सीबीआई ऑफिसर बताएगा, सी फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी, सी फॉर कॉम्पिटेंस, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस ड्यू केयर, बी फॉर बिहेवियर, प्रोफेशनल बिहेवियर, आई फॉर इंटीग्रिटी, ओ फॉर ऑब्जेक्टिविटी। ये 5 प्रिंसिपल्स को फॉलो करना। इंडिपेंडेंस मतलब क्या? इंडिपेंडेंस मतलब क्लाइंट पे डिपेंडेंट नहीं रहना। इंडिपेंडेंस मतलब क्या? क्लाइंट पे डिपेंडेंट नहीं रहना। नॉट
डिपेंडेंट नहीं रहना, मतलब उसके साथ में कोई रिलेशंस, कोई सिग्निफिकेंट पर्सनल रिलेशन या फाइनेंशियल रिलेशन या बिजनेस रिलेशन या फिर कोई दूसरे बहुत बड़े बड़े प्रोफेशनल रिलेशन नहीं रखना, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं बीइंग इंडिपेंडेंट। ऑडिट एक्सेप्ट करने से आपको प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी में आपको सोचना पड़ेगा, क्या मैं और मेरी टीम एथिकल रह पाएगी क्या और इंडिपेंडेंट रह पाएगी क्या। मैं आपको बता दूं, बहुत सिंपल, सिर्फ दो बातें। ढेर सारी जानकारी इकट्ठा करो, सोचो एथिकल रह पाएंगे क्या, नहीं तो एक्शंस लो। फिर ढेर सारी जानकारी इकट्ठा करो, देखो हम इंडिपेंडेंट रह पाएंगे क्या, नहीं तो फिर कुछ एक्शंस लो। बस मोटा मोटी दो चीजें हो रही है यहाँ पे, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और एक्शन लेना। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और एक्शन लेना, बस इसका अगर आप ख्याल रखोगे तो पॉइंट्स आपको समझ जाएंगे और पॉइंट्स आपको याद रहेंगे। ये नई चीजें इस बार ऐड की हुई है, ये पहले ऐसे 300 में नहीं आती थी, पहले ये ऐसे 300 में नहीं थी दोस्तों। आ जाइए, जो मैंने बोला इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। क्या बोल रहे हैं एथिकल रिक्वायरमेंट्स के लिए, पूरे ऑडिट, ठीक है। यहां पे क्या बोल रहे हैं, हमको कंटिन्यूअसली अलर्ट रहना पड़ेगा, देखना पड़ेगा जितने भी टीम मेंबर्स, जितने भी हमारे एक्सपेक्टेड टीम मेंबर्स है, ठीक है, क्या ये लोग एथिकल रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, इसके बारे में हमको जानकारी लेनी पड़ेगी। देखना पड़ेगा कि भाई इनके पास में कॉम्पिटेंस है ना, इस इंडस्ट्री का नॉलेज स्किल्स है ना, क्या इनकी ट्रेनिंग करवानी पड़ेगी। देखना पड़ेगा कोई इंफॉर्मेशन लीक तो नहीं करेगा, कॉन्फिडेंशियलिटी शेयर मार्केट में ट्रेडिंग तो नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। देखना पड़ेगा कोई कुछ ऐसा काम तो नहीं करेगा कि इंस्टीट्यूट का नाम खराब हो, प्रोफेशनल बिहेवियर देखना पड़ेगा। ये सारी बातें देखनी पड़ेगी कि भाई कोई ऐसा तो नहीं है कि पैसों के लिए झूठा काम कर रहा है, इंटीग्रिटी इश्यूज है, या फिर ऐसा है कोई जो ऑब्जेक्टिविटी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर देगा। हमको अलर्ट रहना पड़ेगा, पूरे टीम से कंटिन्यूस बेस पे इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी कि भाई ये लोग एथिकल रहेंगे ना, कहीं पे अनएथिकल एक्टिविटी के चांसेस तो नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अनएथिकल एक्टिविटीज हो सकती है या फिर अनएथिकल एक्टिविटीज हो रही है, तो आपको स्टेप लेना पड़ेगा। सबसे बड़ा स्टेप हो सकता है, आपको ऐसा लगता है कि यार ये बंदा ना कंपनी की इंफॉर्मेशन यूज करके शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करेगा, ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन नहीं करेगा ये बंदा, रिमूव फ्रॉम द टीम। आप एक्शन ले सकते हो, उसको आप टीम से बाहर कर दो। या फिर अगर ऐसा है कि ये बंदा ना कुछ ट्रांजैक्शंस कर रहा है, रिवर्स कर दो ट्रांजैक्शन, उसके पास में शेयर्स है, वो शेयर्स बिकवा दो तुम, ठीक है। या फिर ऐसा करो, ऐसा हो सकता है गलत काम करें तो इसका सुपरविजन और इसका रिव्यू ज्यादा करेंगे। लोगों का सुपरविजन हफ्ते में एक बार करते हैं, इसका 2 बार करेंगे। लोगों का रिव्यू एक बार करते हैं, इसका 2 बार करवाएंगे। तो देखो बहुत सिंपल है, हमको देखना पड़ता है। देखो प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी में 3 काम करने पड़ते हैं, वो तीनों काम के अंदर हम एक एक करके जा रहे हैं। पहले हम लोग अंदर गए एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस के, अब हम अंदर जा रहे हैं एथिकल और इंडिपेंडेंट रहने के लिए। एथिकल के लिए बहुत सिंपल है, अलर्ट रह के ढेर सारी जानकारी इकट्ठा करो कि टीम एथिकल रह पाएगी ना। और अगर आपको लगता है कि कुछ दिक्कत जा सकती है तो स्टेप्स लो। सबसे खतरनाक स्टेप्स टीम में से निकाल देना, थोड़ी कम खतरनाक रिवर्स कर दो ट्रांजैक्शन, शेयर्स को बिकवा दो, थोड़ी कम खतरनाक मोर सुपरविजन और रिव्यू लगा दो। इंडिपेंडेंस में भी सेम चीज है, इंडिपेंडेंस में भी सेम चीज है। यहां पर भी कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन था और यहां पर भी एक्शन था, सेम लाइंस पे इंडिपेंडेंस में भी है। हमको कंटिन्यूअस इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। कंटिन्यूअस इंडिपेंडेंस में भाई किसी के पर्सनल रिलेशन है क्या, भाई किसी के बिजनेस रिलेशनशिप है क्या, भाई किसी के फाइनेंशियल रिलेशंस है क्या, भाई कोई दूसरा कोई बंदा कोई बहुत बड़ी बड़ी सर्विसेज, मैनेजमेंट सर्विसेज दे रहा है क्या, वेदर एनीवन इज गिविंग मैनेजमेंट सर्विसेज, भाई कोई मैनेजमेंट सर्विसेज दे रहा है क्या। हमको इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी पड़ेगी भाई रिलेशंस को लेकर, ठीक है, पर्सनल रिलेशन, बिजनेस रिलेशन, फाइनेंशियल रिलेशंस, इनकी इंफॉर्मेशन हमको इकट्ठा करनी पड़ेगी। देखना पड़ेगा कोई ऐसी सिचुएशन तो नहीं है जो थ्रेट क्रिएट करी तो इंडिपेंडेंस। हमको रिलेशनशिप की जानकारी इकट्ठा करनी पड़ेगी, सर्कमस्टांसेस को देखना पड़ेगा कोई थ्रेट टू इंडिपेंडेंस तो नहीं है, इंडिपेंडेंस पे दबाव तो नहीं डाला जा रहा है, कोई ऐसी चीज तो नहीं है जिससे ऑडिटर डिपेंडेंट हो जाए। पता चला भाई साहब 95% ऑफ द ऑडिट फीस पूरे फर्म की सिर्फ एक ही क्लाइंट से आ रही है, इतनी भयंकर डिपेंडेंसी, थ्रेट टू इंडिपेंडेंस है। तो यहां पर भी हमको देखिए सेम लाइंस पे एथिकल रिक्वायरमेंट में भी सेम था, इंडिपेंडेंस भी सेम था। कलेक्ट करिए इंफॉर्मेशन, ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट रिलेशनशिप्स एंड सर्कमस्टांसेस, कहीं थ्रेट टू इंडिपेंडेंस नहीं है। और आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, कोई ब्रीच किया है क्या। सीए फर्म की अपनी इंटरनल पॉलिसी होती है इंडिपेंडेंस को लेकर, रिलेशन अपनी खुद की पॉलिसी होती है कि भाई अगर कि भाई आप कितने शेयर्स होल्ड कर सकते हो, क्या बिजनेस कर सकते हो, कितने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर सकते हो। देखो सीए फर्म की इंटरनल जो इंडिपेंडेंस की पॉलिसी है उसका ब्रीच है क्या, उसको स्टडी करो, उसको एनालाइज करो और देखो इससे अगर ब्रीच हुआ है तो क्या टीम मेंबर्स के इंडिपेंडेंस पे बहुत दबाव क्रिएट हो रहा है क्या। पहले 2 पॉइंट कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन पे ढेर सारी जानकारी इकट्ठा करो, कोई ब्रीच हो रहा है क्या, ब्रीच के चांस है क्या, उसकी भी जानकारी इकट्ठा करो। यहां पर भी वही है, टेक अप्रोप्रिएट एक्शन।
कुछ ऐसा करो कि पूरी थ्रेट खत्म कर दे। शेयर्स है, पूरे शेयर्स बिकवा दो। पर्सनल रिलेशन है, बंदे का टीम चेंज कर दो, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन ऑफ द थ्रेट। अगर शेयर्स थे, शेयर्स बिकवा दो, एलिमिनेशन ऑफ द थ्रेट। थ्रेट पूरी एलिमिनेट कर दी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ठीक है पर्सनल रिलेशन है, लेकिन जो रिलेटिव है वो बंदा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करता है, इतनी बड़ी बात नहीं है, आप एक काम करिए, एक्स्ट्रा सुपरविजन लगा दीजिए ताकि थ्रेट लेवल को रिड्यूस कर दिया जाए। इसको किया जाता है सेफगार्ड्स लगाकर, जैसे रिमूवल फ्रॉम द टीम, रिवर्सिंग ट्रांजैक्शन, मोर सुपरविजन रिव्यू, बिल्कुल वही स्टेप्स है। तो यहां पर भी वही है, इंडिपेंडेंस के लिए ढेर सारी जानकारी इकट्ठा करो, ब्रीच ऑफ इंडिपेंडेंस की पॉलिसी के लिए जानकारी इकट्ठा करो, देखो इंडिपेंडेंस खतरे में है क्या, टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। या तो आप पूरा एलिमिनेट कर सकते हो, या तो आप थ्रेट को रिड्यूस कर सकते हो सेफगार्ड्स लगा लगा कर। अगर ऐसा लगता है कि नहीं हम सॉल्व नहीं कर पा रहे, इमीडिएटली इन्फॉर्म करो फर्म को और पार्टनर्स को, अरे इंडिपेंडेंस का प्रॉब्लम जा रहा है हमारी, मैं मेरी टीम को इंडिपेंडेंट नहीं कर पा रहा हूं, आप नहीं कर पा रहे, आप मुझे बताइए क्या करूं, अब असाइनमेंट एक्सेप्ट करूं या नहीं करूं। तो गाइस क्विकली हम लोग पढ़ रहे हैं ऐसे 300, और इसमें एक नई चीज ऐड हुई है, प्लानिंग के पहले करना पड़ेगा प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज को, उसमें 3 चीजों को करना पड़ेगा और एक एक के अंदर जाना पड़ता है, ठीक है। या तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सिर्फ प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी में कितनी चीजें आती है वो बता दो, या तो फिर उसके अंदर एक एक पॉइंट में आप बताइए एक्सेप्टेंस और कंटिन्यूअस प्रोसीजर्स के बारे में, या तो उसके अंदर आप बोलेंगे कि भाई एथिकल रिक्वायरमेंट और इंडिपेंडेंस क्या होता है, कैसे दोनों को मेंटेन करना, या तो सिर्फ पूछ लेंगे कैसे एथिकल रिक्वायरमेंट को मेंटेन करना, या तो सिर्फ पूछ लेंगे कैसे इंडिपेंडेंस को मेंटेन करना, ठीक है। या फिर अब तीसरा एंगेजमेंट लेटर के बारे में हम बड़े प्यार मोहब्बत से पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 के अंदर, ऐसे 210 के अंदर, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए गाइस, तो हमारी एक चीज खत्म हो गई, प्लानिंग के पहले परफॉर्म करना पड़ता है प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी, उसमें 3 चीजें करनी पड़ती है। पहले के अंदर चले गए एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअंस के ऊपर, हम दूसरे के अंदर भी चले गए एथिकल और इंडिपेंडेंस के अंदर। अब ठीक है, एंगेजमेंट लेटर के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, 210 में हम लोग जाएंगे। अब आपका प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी हो जाए, आपका प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी, ठीक है, अगर अगर आपका प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी हो जाए तो फिर अगला स्टेप है आपको प्लानिंग के अंदर आपको सबसे पहले ऑडिट स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी और फिर आपको प्लान बनाना पड़ेगा। पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, ऑडिट स्ट्रैटेजी, फिर आपको क्या बनाना पड़ेगा, प्लान। व्हाट डू मीन बाय ऑडिट स्ट्रैटेजी? ऑडिट स्ट्रैटेजी ब्रॉड गाइडलाइंस है, ऑडिट में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे उसकी ब्रॉड गाइडलाइंस, दैट इज कॉल्ड ऑडिट स्ट्रैटेजी। उसके बाद में डिटेल स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन बनाने पड़ेंगे, कि हर एरिया का ऑडिट कैसे करना, उसको हम लोग बोलते हैं प्रिपेयरिंग ऑडिट प्लान बोलते हैं। तो प्लानिंग के अंदर सबसे पहले हम बनाते हैं ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी और उसके बाद हम लोग बनाते हैं ऑडिट प्लान। आइए, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी की अगर हम बात करें उसका शॉर्टकट है, दोस्तों, राजस्थान एसआरपीएफ की पॉलिसी बड़ी जबरदस्त है। आर स्टैंड फॉर रिसोर्सेस, आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी विद रिस्पेक्ट टू नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेस। कितने लोग लगेंगे, कितने सीनियर लगेंगे, कितने दिनों के लिए लगेंगे, कितने घंटे उनको काम करना पड़ेगा, ठीक है, उनका सुपरविजन कौन करेगा, उनका रिव्यू कौन करेगा। आपको पहले स्ट्रैटेजी बनाने की पड़ेगी विद रिस्पेक्ट टू रिसोर्सेस, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेस की आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। दूसरा, आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी एज पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द असाइनमेंट, व्हाट शुड बी द स्कोप ऑफ द असाइनमेंट, असाइनमेंट का कवरेज क्या रहेगा, हम लोग पूरा ग्रुप का, ठीक है, स्कोप के हिसाब से आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। हो सकता है आपका स्कोप है पूरे ग्रुप का ऑडिट करना, 200 कंपनियों का ऑडिट करना, हो सकता है आपके स्कोप में है सिर्फ होल्डिंग कंपनी का ऑडिट करना, होल्डिंग कंपनी में हो सकता है सभी ब्रांचेस का ऑडिट करना, ऐसा हो सकता है नहीं सिर्फ आपको हेड ऑफिस और 10 बड़े ब्रांचेस का ऑडिट करना है। अच्छे से समझिए स्कोप क्या है, कवरेज क्या है, पूरे ग्रुप का कवरेज है क्या, कंपनी के अंदर पूरे ब्रांचेस का कवरेज है क्या, उसको ध्यान में रख के आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। क्योंकि अगर पूरा ग्रुप है, आपको लोग ज्यादा लगेंगे, आपको टाइम ज्यादा लगेगा, आपको कोऑर्डिनेशन ज्यादा लगेगा। फिर आर स्टैंड फॉर अगली देखिए, जब आप स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो इन चीजों के लिए स्ट्रैटेजी बनाते हैं, रिसोर्सेस को लेकर स्ट्रैटेजी बनाते हैं, स्कोप, ठीक है, क्या चेक करना है और कैसे चेक करना है, क्या क्या चेक करना है उसकी हमको स्ट्रैटेजी कैसे चेक करना है, ज्यादा टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म करेंगे कि ज्यादा सब्सटैंटिव प्रोसेस परफॉर्म करने पड़ेंगे, उसकी स्ट्रैटेजी हमको बनानी पड़ेगी। फिर आपको रिपोर्टिंग और कम्युनिकेशन की स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, अगर क्वार्टरली रिपोर्ट देनी है तो उसकी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, ठीक है।
क्वार्टरली रिपोर्ट्स है, फिर एनुअल रिपोर्ट है, उसकी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। अगर आप स्टैट्यूटरी ऑडिट के साथ में टैक्स ऑडिट रिपोर्ट भी दे रहे हो तो उसकी आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। विद इन टीम कम्युनिकेशन कैसे होगा, दूसरे ऑडिटर के साथ कम्युनिकेशन कैसे होगा, उसकी स्ट्रैटेजी आपको बनानी पड़ेगी। फिर स्ट्रैटेजी बनाते वक्त पीईए, प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी में जो आपने बातें समझी, सीखी, महसूस की, उसको भी आपको स्ट्रैटेजी बनाने में यूज करना पड़ेगा। आपको पता चला लीगल हेड नालायक है, निकम्मा है, बकवास है, तो आपको लिखना पड़ेगा। लीगल हेड की कोई भी इंफॉर्मेशन पे बिल्कुल भी भरोसा मत करो। जो भी बात वो बोले पहले उसको कंफर्म करो दूसरों से, उसके बाद ही आपको उस पर भरोसा करना चाहिए। फिर F स्टैंड फॉर फैक्टर्स, फैक्टर्स विच आर सिग्निफिकेंट फॉर डायरेक्टिंग एंगेजमेंट टीम। सर मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आपका जो मटरिटी लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मटरिटी लेवल अगर आप कम कर दोगे तो छोटी मोटी चीजों को भी बहुत ज्यादा चेक करना पड़ेगा। मटरिटी लेवल ज्यादा रखोगे तो मेहनत कम करनी पड़ेगी। ऐसी क्रिटिकल चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें आपको स्ट्रैटेजी बनाते वक्त तय करनी पड़ेगी। फैक्टर्स जो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है, ऑडिट टीम के एफर्ट्स पे इंपैक्ट डालते हैं। लेट्स फ्रीज गाइस, ध्यान देंगे। प्लानिंग के अंदर सबसे पहले हम लोग ऑडिट स्ट्रेटजी बनाते हैं। स्ट्रेटजी मतलब ब्रॉड गाइडलाइंस, क्या चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, क्या चेक नहीं करेंगे। हमको राजस्थान एसआरपी, अब उसका शॉर्टकट है, आर स्टैंड फॉर रिसोर्सेज की स्ट्रेटजी बनानी पड़ेंगे। एस स्टैंड फॉर स्कोप, स्कोप मतलब क्या चेक करने वाले हैं, कैसे चेक करने वाले हैं, क्या चेक करने वाले हैं, कैसे चेक करने वाले हैं। स्कोप को लेकर स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। आर स्टैंड फॉर रिपोर्टिंग और कम्युनिकेशन की स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। पी स्टैंड फॉर प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज में जो हमने सीखा उसको लेकर स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। एफ स्टैंड फॉर फैक्टर्स विच आर सिग्निफिकेंट फॉर एंगेजमेंट टीम, फैक्टर्स विच आर सिग्निफिकेंट फॉर एंगेजमेंट टीम, ठीक है, उसको लेकर भी आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। इन चीजों को लेकर आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, ठीक है। आइए गाइज, आई होप यू आर लविंग इट, यू आर एंजॉइंग इट। हमारे पास में टाइम की कमी होती है, हमको फटाफट भागना बहुत जरूरी होता है। 300 कवर करना है, अदर कॉन्सेप्ट्स कवर करने हैं, फिर चैप्टर नंबर 1 है, उसको भी चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 1 भी हमको खत्म करना है। तो अभी हम लोगों ने ऐसे 300 में देख लिया ऑडिट, ठीक है। ऑडिट की प्लानिंग करने से पहले परफॉर्म करो पीईए, एक एक फैक्टर के अंदर जाओ। प्लानिंग के अंदर सबसे पहले बनाते स्ट्रैटेजी, इन चीजों की आपको स्ट्रैटेजी को बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां पर उनको बहुत ज्यादा प्यार है, उनको बहुत ज्यादा प्यार है, बहुत ज्यादा लगाव है। किस चीज से उनको बहुत ज्यादा प्यार है, बहुत ज्यादा लगाव है? ऑडिट स्ट्रैटेजी ऑफ रिसोर्सेस, ऑडिट स्ट्रैटेजी ऑफ रिसोर्सेस से इनको बहुत बहुत ज्यादा प्यार है। बार बार एग्जाम में पूछा गया है। देखिए रैपिड रिवीजन में जिन चीजों को एग्जाम में पूछा गया है मैं वो सारी चीजें कवर करूंगा, उस पर मैं ज्यादा फोकस करूंगा, ठीक है। नाउ 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 आइए 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 आइए। एटीएम, एटीएम इसका शॉर्टकट है रिसोर्सेस के लिए, रिसोर्सेस की स्ट्रैटेजी के लिए शॉर्टकट है एटीएम, ठीक है। नाउ ए स्टैंड फॉर अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। आराम से बैठ के आपको देखना पड़ेगा कि भाई ऑडिट टीम के अंदर कितने लोग लगेंगे। अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस, आपको कितने सीनियर मैनेजर्स लगेंगे, कितने मैनेजर्स लगेंगे, कितने असिस्टेंट मैनेजर्स लगेंगे, कितने चार्ट अकाउंटेंट्स लगेंगे, कितने आर्टिकल्स लगेंगे। आपको इसकी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस कितने लगेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ लोग कितने लगेंगे, सीनियर कितने, जूनियर कितने, उनके कितने दिन आपको लगेंगे, इसमें यह भी आपको देखना पड़ेगा। अलग अलग एक्टिविटीज करने के लिए कितने लोग लगेंगे। हाई रिस्क एरिया के लिए मतलब पहले तो आप बताइए कितने लोग लगेंगे मोटा मोटी में, उसमें भी ब्रेकअप होना चाहिए कि भाई हाई रिस्क एरिया को कितने लोग लगेंगे, फिर इन्वेंट्री काउंटिंग को कितने लोग लगेंगे। दूसरे ऑडिटर्स का काम रिव्यू करने के लिए, जैसे ब्रांच ऑडिटर का काम रिव्यू करने के लिए, इंटरनल ऑडिटर का काम रिव्यू करने के लिए कितने लोग लगेंगे, कितने लोग लगेंगे और कौन से कामों के लिए कितने लोग लगेंगे, उसके बारे में सोचना पड़ेगा। वहां पे ए में वापस अलोकेशन भी, फिर हमको चलो कितने लोग लगेंगे हमने लिस्ट बना ली, हमको 125 लोग लगने वाले हैं ऑडिट करने के लिए। अब ये भी सोच लो कौन सा बंदा कौन काम करेगा। अलोकेशन के बारे में भी आप सोच लो। अलोकेशन में ध्यान रखना जितने भी रिस्की एरियाज है, कॉम्प्लिकेटेड एरियाज है, वो सीनियर्स को दो, जितने भी आसान एरियाज है वो जूनियर्स को आप दे दो। बहुत सिंपल सी बात है। तो ए स्टैंड फॉर अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस, अलग अलग एक्टिविटीज को भी कितने रिसोर्सेस लगेंगे। और ए स्टैंड फॉर अलोकेशन, अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, कौन क्या काम करेगा उसके बारे में भी सोचो। टी स्टैंड फॉर टाइमिंग, आपको टाइमिंग के बारे में सोचना है। क्या आपको साल भर लोग लगने वाले हैं कि साल के एंड में सिर्फ आपको लोग लगने वाले हैं। ऐसा बहुत सारे असाइनमेंट्स में ऐसा होता है, पहले इंटरिम चेकिंग होती है, मतलब 31 दिसंबर तक पूरी चेकिंग हो जाती है, फिर उसके बाद में सीधा अप्रैल में जाते हैं और बाकी 3 महीने की चेकिंग कर लेते हैं। आपको देखना है आपको रिसोर्सेज कब कब लगने वाले हैं। क्या दिसंबर एंडिंग में, क्या हर क्वार्टर एंड में लगने वाले हैं, क्या दिसंबर एंड में लगने वाले हैं, या फिर एनुअल एंड में कितने लगने वाले हैं। टाइमिंग के बारे में भी आपको सोचना चाहिए।
उसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट एम स्टैंड फॉर मैनेजमेंट। इतने सारे लोग हैं, 125 लोग हैं, इनको मैनेज कौन करेगा? आपको आराम से बैठ के सोचना पड़ेगा कौन से वो मैनेजर्स होंगे जो डीएसआर का काम करेंगे, कौन है वे जो लोग जो डीएसआर का काम करेंगे। सर, डी स्टैंड फॉर डायरेक्शन, टीम को इनिशियल इंडस्ट्री के बारे में समझाना, कंपनी के बारे में समझाना, कौन क्या काम करेगा इसके बारे में समझाना, डायरेक्शन देने का काम कौन करने वाला है। एस स्टैंड फॉर सुपरविजन, हर हफ्ते जाकर देखना कि लोग क्या काम कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सुपरविजन कौन करने वाला है। फिर आर स्टैंड फॉर रिव्यू, जब जूनियर अपना काम खत्म कर लेता है तो सीनियर जाके चीजों को चेक करता है, उसको बोला जाता है रिव्यू। डीएसआर का काम कौन करेगा? लेट्स फ्रीज गाइस, रिसोर्सेज की स्ट्रेटजी में आपको तीन चीजों के बारे में बात करना पड़ेगा। एटीएम, A stand for amount of resources और allocation of resources, T stand for timing of resources, M stand for management, रिसोर्सेज का मैनेजमेंट कौन करेगा, डीएसआर कौन करेगा, डायरेक्शन, सुपरविजन और रिव्यू का काम कौन करेगा, इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। दोस्तों, स्ट्रैटेजी की बात खत्म हो गई। दोस्तों, स्ट्रैटेजी की बात खत्म हो गई, स्ट्रैटेजी की बात खत्म हो चुकी है। अब स्ट्रैटेजी की बात खत्म होने के बाद में, ठीक है, स्ट्रैटेजी की बात खत्म होने के बाद में आगे का सवाल उठता है ऑडिट प्लान। ऑडिट प्लान क्या होता है? ऑडिट प्लान इज डिटेल स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन। ऑडिट प्लान मतलब क्या? डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस कि ऑडिट, एक पर्टिकुलर एरिया में ऑडिट कैसे करना पड़ेगा आपको। जब हम प्लान की बात करते हैं तो ऑडिटर को डिटरमाइन करना पड़ता है नेचर ऑफ चेकिंग, ऑब्जर्वेशन होगा कि इंस्पेक्शन होगा कि रिकम्प्यूटेशन होगा कि रीपरफॉर्मेंस होगा। ऑडिटर को तय करना पड़ता है, ऑडिटर क्या तय करना पड़ता है दोस्तों? नेचर, टाइमिंग, नेचर ऑफ चेकिंग, टाइमिंग क्वार्टरली है, मंथली है कि क्वार्टरली है कि 6 मंथली है कि एनुअल, टाइमिंग एंड एक्सटेंड। ऑडिटर को डिटेल में तय करना पड़ता है नेचर ऑफ चेकिंग, टाइमिंग ऑफ चेकिंग, एक्सटेंट ऑफ चेकिंग कि कितने बड़े बड़े सैंपल्स होंगे। नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट तय करना पड़ता है तीन चीजों के लिए। इसी को बोलते हैं तीन प्लान बनाए जाते हैं। सबसे पहला, जब हम प्लान की बात करते हैं, डिटेल स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस की बात करते हैं, तो हमको डिटेल स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट तय करना पड़ता है तीन चीजों के लिए। पहला, हमको प्लान बनाना पड़ता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के लिए। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर होता क्या है? कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन एंड ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर होता क्या है? कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, जानकारी इकट्ठा करना ताकि उसके बेसिस पे मैं रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट निकाल सकूं। सभी जगह ऑडिटर को तीन प्लान बनाने पड़ते हैं। पहला प्लान बनाना पड़ेगा रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का, कौन जाएगा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, कौन जाएगा प्लांट विजिट पे, कौन जाएगा प्लांट विजिट पे, कौन जाएगा प्लांट विजिट पे, कौन जाएगा गोडाउन विजिट पे, कौन जाएगा डायरेक्टर से बात करने के लिए, उसका प्लान बनाना पड़ेगा। अगला प्लान, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का प्लान जैसे ही हम लगा देंगे, हमको रिस्क पता चल जाएंगे, हमको पता चल जाएगा कहां कहां पे, कौन से फाइनेंशियल आइटम्स में कहां कहां पर गलती हो सकती है। फिर हम अगला प्लान बनाते हैं फर्दर ऑडिट प्रोसीजर का। अगला प्लान बनाते हैं फर्दर ऑडिट प्रोसीजर का। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर मतलब क्या? जो एरिया में भी रिस्क है, पहले वहां पे हम लोग टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करेंगे, टीओसी, और फिर हम लोग परफॉर्म करेंगे सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स, एसएपी। सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स हमको परफॉर्म करना पड़ेगा। टेस्ट ऑफ कंट्रोल मतलब कंट्रोल्स बराबर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर मतलब ट्रांजैक्शन बैलेंसेस, डिस्क्लोजर्स को चेक करना। दो अलग अलग चीजें दोस्तों। तो सेकंड प्लान बनता है फर्दर ऑडिट प्रोसीजर का। ये प्लान हर असाइनमेंट बनते हैं। तीसरा प्लान बनता है अदर ऑडिट प्रोसीजर्स का। इट इज एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, सर्कमस्टांसेस को देखकर अगर हमको जरूरत है तो बाकी एसएस के कंप्लायंस के लिए, फॉर एग्जांपल गोइंग कंसर्न में अगर दिक्कत है तो 570 के हिसाब से प्लान बनाना पड़ेगा। ओपनिंग बैलेंस, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट है तो 510 के लिए प्लान बनाना पड़ेगा। इंटरनल ऑडिटर है तो उस पर भरोसा करने के लिए 610 के हिसाब से प्लान बनाना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए, ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाने के बाद में आपको ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाने के बाद में आपको तीन चीजों का प्लान बनाना पड़ता है। पहला प्लान बनाना पड़ता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का, दूसरा आपको प्लान बनाना पड़ता है फर्दर ऑडिट प्रोसीजर का, जरूरत पड़ने पर दूसरे स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग के कंप्लायंस के लिए, और हमको तीसरा प्लान भी बनाना पड़ सकता है। तीसरा प्लान जरूरत पड़ने पर ही बनाना पड़ता है, स्पेशल सर्कमस्टांसेस आएंगे तभी बनाना पड़ता है, नहीं तो बनाने की जरूरत नहीं है। अब एक सिंपल सी बात बोल रहे हैं, ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात बोल रहे हैं।
सबसे पहले रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर को लगाएंगे, हमको रिस्क मिलेगी, फिर हम लोग फर्दर ऑडिट प्रोसीजर का प्लान करेंगे और उसके हिसाब से एग्जीक्यूशन करेंगे। पहले रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर होगा, अर्ली स्टेज पे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर होगा, उसके रिजल्ट्स निकल के आएंगे, हमको रिस्क मिलेगी, उसके बेसिस पे हम आगे की प्लानिंग करेंगे, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर की प्लानिंग करेंगे, हम लोग टेस्ट ऑफ कंट्रोल की प्लानिंग करेंगे, हम लोग सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर की प्लानिंग करेंगे। ठीक है, अब यहां पे एक बड़ी प्यारी चीज, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स जो है, या तो ऐसा हो सकता है अगर हमारे पास बहुत बड़ी टीम है, सभी एरियाज की फर्दर ऑडिट प्रोसीजर हम साइमल्टेनियसली लगाए, एक साथ फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट, शेयर कैपिटल, लाइबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंस, सब कुछ एक साथ चेक करना शुरू कर दिया। या फिर ऐसा हो सकता है हम लोग एक एक एरिया की प्लानिंग करके उसको चेक करें, पहले फिक्स एसेट्स को निपटाया, फिर इन्वेस्टमेंट को निपटाया, फिर करंट एसेट्स को निपटाया, फिर करंट लाइबिलिटीज को निपटाया, फिर इनकम को निपटाया, फिर एक्सपेंस को निपटाया। दोनों हमारे पास में ऑप्शन रहेंगे। तो लेट्स फ्रीज गाइस, तीन तरह के प्लान बनते हैं, तीसरा प्लान जरूरत महसूस करने पर ही बनता है। पहले हमेशा रिस्क असेसमेंट का प्लान बनेगा, उसको अर्ली स्टेज में एग्जीक्यूट करेंगे, उसके रिजल्ट के बेस पे दूसरा आपका प्लान बनने वाला है। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर आपके हिसाब से है, अगर आप फर्दर ऑडिट प्रोसीजर सभी एरिया का एक साल साइमल्टेनियसली लगाना चाहे तो वो भी पॉसिबल है, या फिर आप कुछ एरियाज को पहले कंप्लीट करें और बाकी के एरियाज को आप बाद में कंप्लीट करें तो वो भी बिल्कुल पॉसिबल है, दैट इज वेरी मच पॉसिबल। नाउ आइए, नाउ दोस्तों मैं आपको बता दूं ये लेक्चर्स की प्लानिंग कैसे हुई है। लेक्चर्स की प्लानिंग देखिए, हमारा रेगुलर क्लास है 160 आवर्स का, हमारा एग्जाम ओरिएंटेड बैच है। एक रेगुलर क्लास में 62 लेक्चर्स होते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड में आपके 31 लेक्चर होते हैं, उसका एकदम से आधा अराउंड उसमें 75 टू 80 आवर्स होते हैं। और आपका ये जो रैपिड रिवीजन चल रहा है इसमें 20 घंटे हैं। मैं इसको इस तरीके से बनाना चाहता हूं कि इसको आप बार बार देख सके, एग्जाम के एक दिन पहले भी देख चुके, इसको ध्यान में रख के बनाया जा रहा है। बहुत बड़े क्लासेस हम लोग बना देंगे जिसको आप मल्टीपल रिवाइज नहीं कर पाएंगे, तो फिर ये क्लासेस का मजा नहीं आएगा। दोस्तों आ जाइए फटाफट, व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट प्लान, दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है। बहुत जनरली पहले ऑडिट स्ट्रैटेजी बनती है, फिर आपका ऑडिट प्लान बनता है। कोई भी चेंज होता है पहले ऑडिट स्ट्रैटेजी को बदला जाता है, फिर उसके बेसिस पे ऑडिट प्लान को बदला जाता है। पहले कभी स्ट्रैटेजी बदलती है फिर प्लान बनता है। लेकिन समटाइम्स, ठीक है, समटाइम्स कभी कभी जरूरी नहीं है कि सेम चीज हो, इसी सीक्वेंस में चीजें हो, जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पहले मैं ऑडिट प्लान बदलना चाहता हूं, पहले मैं मुझे किसी एरिया में शक हो रहा है, पहले मैं मेरे तरफ से 2 दिन एक्स्ट्रा टाइम देना चाहता हूं, 3 लोगों को मैं भेजना चाहता हूं, छानबीन करवाना चाहता हूं, और अगर मुझे स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर मिले तो फिर मैं स्ट्रैटेजी को बदलूंगा, ऐसा भी मैं सोच सकता हूं। तो कभी कभी हम लोग पहले ऑडिट प्लान को बदलते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं, उसके रिजल्ट्स निकल के आते हैं, फिर उसके बेसिस पे हम लोग स्ट्रैटेजी को बदलते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि पहले प्लान बदला और प्लान बदलने के बाद में आपकी ऑडिट स्ट्रैटेजी बदली। जो भी हो, जो भी हो, इट दे आर बोथ आर वेरी क्लोजली कनेक्टेड विद ईच अदर। तो आप पहले बताएंगे जनरली क्या होता है, जनरली पहले स्ट्रैटेजी उसके बाद में प्लान, लेकिन कभी कभी उल्टा भी हो सकता है, कभी चेंज इन ऑडिट प्लान भी हो सकता है, उसके बेसिस पे स्ट्रैटेजी भी बदल सकते हैं। लेकिन जो भी हो, आपको बता रहा है तीसरी बात, दे आर वेरी क्लोजली कनेक्टेड विद ईच अदर, एक के बदलने से दूसरे पे इंपैक्ट पड़ता ही पड़ता है। ठीक है, आइए भाई, अगर आप चाहते हो कि आपका रिसोर्स बहुत अच्छे से काम करे, अगर आप चाहते हो कि आपका रिसोर्स बड़ा अच्छे से काम करे, बड़ा प्यारा काम करे, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डीएसआर, डायरेक्शन सुपरविजन एंड रिव्यू। हमको किसी भी असाइनमेंट में डीएसआर कम करना पड़ेगा, किसी भी असाइनमेंट में डीएसआर कम करना पड़ेगा कि डीएसआर ज्यादा करना पड़ेगा, डीएसआर कम करना पड़ेगा कि डीएसआर ज्यादा करना पड़ेगा। कौन सी बातों पे डिपेंड करता है, कौन सी बातों पे डिपेंड करता है, कार्ड्स पे डिपेंड करता है दोस्तों, कार्ड्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, कार्ड्स पे डिपेंड करेगा। सी स्टैंड फॉर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी। भाई साहब ये एंटिटी बहुत कॉम्प्लेक्स है, मल्टीपल बिजनेस है, मल्टीपल कंट्रीज है, मल्टीपल ब्रांचेस है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, डीएसआर ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, देन ए स्टैंड फॉर एरिया ऑफ द ऑडिट। एरिया ऑफ द ऑडिट बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा चेंजेस है इसके अंदर, डीएसआर ज्यादा करना पड़ेगा। आर स्टैंड फॉर रिस्क। आर स्टैंड फॉर रिस्क, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बहुत हाई है, यहाँ पे गलती होने के बहुत ज्यादा चांसेस है, डीएसआर ज्यादा करना पड़ेगा। टीम मेंबर की कैपेबिलिटीज, टीम मेंबर्स इतने कॉम्पिटेंट और कैपेबल नहीं है, इतने नॉलेजेबल नहीं है, इतनी उनके अंदर स्किल्स नहीं है, उनके अंदर इतनी सोच नहीं है, डीएसआर ज्यादा करना पड़ेगा। साइज ऑफ द एंटिटी, साइज ऑफ द एंटिटी दोस्तों, साइज ऑफ द एंटिटी, एंटिटी का साइज, एंटिटी बहुत बड़ी है तो डीएसआर ज्यादा करना पड़ेगा।
कार्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है, कार्ट, शॉपिंग कार्ट होती है ना, कार्ट पे डिपेंड करता है प्लानिंग कितनी करनी पड़ेगी। कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, डीएसआर ज्यादा, ठीक है, प्लानिंग ऑफ डीएसआर ज्यादा करनी पड़ेगी। ए स्टैंड फॉर एरिया ऑफ द ऑडिट बहुत बड़ा है, चेंजेस है, डीएसआर ज्यादा, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है, डीएसआर ज्यादा, टीम मेंबर इतने इतने जोरदार नहीं है, डीएसआर ज्यादा, साइज ऑफ द एंटिटी, साइज ऑफ द एंटिटी बहुत बड़ी है, डीएसआर ज्यादा। यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल देके रखा हुआ है कि प्रोडक्शन के अंदर प्रॉब्लम है, डिफेक्टिव प्रोडक्शन हो रहा है, हमारे टीम मेंबर्स को नहीं मालूम कि ऐसी सिचुएशन में हमने क्या करना चाहिए, कौन सी चीजों को ज्यादा चेक करना चाहिए, कैसे चेकिंग करनी चाहिए, कैसे डिफेक्टिव आइटम्स को ढूंढ के निकालना चाहिए। तो सीनियर्स को ज्यादा डीएसआर करना पड़ेगा, डायरेक्शन ज्यादा देना पड़ेगा, सुपरविजन ज्यादा पड़ेगा, रिव्यू ज्यादा करना पड़ेगा। डीएसआर दोस्तों, ऐसे 300 हम लोग पढ़ रहे हैं। प्लानिंग के पहले होता है पीईए, हम लोग देख चुके, एक एक चीज के अंदर घुस चुके। प्लानिंग के अंदर सबसे पहले हम लोग बनाते हैं स्ट्रैटेजी, राजस्थान एसआरपीएफ शॉर्टकट है, वो हम लोग देख चुके। फिर आपको रिसोर्सेस की भी स्ट्रैटेजी के बारे में, एटीएम हम लोग देख चुके। फिर उसके बाद प्लान 3 तरह के बनते हैं, वो देख चुके, दोनों के बीच में रिलेशन देख चुके, डीएसआर की प्लानिंग देख चुके हैं। अब आइए आगे, अब आगे हम लोग बात, क्या प्लान में चेंज हो सकता है? बिल्कुल, प्लानिंग इज नॉट अ वन टाइम एक्टिविटी, प्लानिंग वन टाइम एक्टिविटी नहीं है। एक बार ऑडिट करने के बाद में अगर हमको नई जानकारी मिलती है जो हमको पहले पता नहीं थी, तो प्लान अपडेट किया जा सकता है, प्लान कैन बी चेंज, प्लान को चेंज किया जा सकता है, प्लान को बिल्कुल अपडेट किया जा सकता है, इट कैन बी अपडेटेड, बिल्कुल इसको अपडेट किया जा सकता है, इट कैन बी, ठीक है, इट कैन बी अपडेटेड। तीन सिचुएशन जब आपको प्लान अपडेट करना पड़ सकता है। सबसे पहले कंडीशन बहुत ब्रॉड वर्ड है, कंडीशंस बदल गई है भाई साहब, बहुत ब्रॉड कंडीशंस बदल गई है। जब हमने ऑडिट शुरू किया था तो इकोनॉमी ग्रोइंग थी, जीडीपी जबरदस्त बढ़ रहा था, इकोनॉमी रिसेशन में चली गई, कंडीशंस बदल गए, एक्सटर्नल कंडीशंस बदल गए भाई, अब इकोनॉमी रिसेशन में जा चुकी है, शायद उसकी वजह से प्लान थोड़ा बदलना पड़े, इन्वेंट्री पे ज्यादा ध्यान देना पड़े, ऑफसेट हो सकता है भाई। पहले कंपनी प्रॉफिट मेकिंग थी, अब कंपनी लॉस, इंटरनल सरकमस्टांसेस बदल गए, प्लान को बदलना पड़ सकता है। अगर कंडीशंस चेंज हो गई है, एक्सटर्नल या इंटरनल, तो प्लान को बदलना पड़ सकता है। अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, अरे भाई अचानक मर्जर हो गया है, अचानक डीमर्जर हो गया है, इसके बारे में तो सोचा ही नहीं था, आपको प्लान चेंज करना पड़ेगा। रिजल्ट्स ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर, हे भगवान फ्रॉड हमको मिल गया है, आपको प्लान बदलना पड़ेगा। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में कंट्रोल्स वीक निकले, आपको प्लान बदलना पड़ेगा। और कहीं पर भी ऐसा होता है, ठीक है, कि आपकी रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बदल रही है, इट कैन बी एनी रिस्क हो सकता है, बढ़ रही है, रिस्क कम हो रही है, तो करस्पॉन्डिंग नेचर टाइमिंग एक्सटेंड को भी कम ज्यादा करना पड़ेगा रिस्क के हिसाब से। तो 3 बातों पे आपको ध्यान देना है। आपको जैसे जैसे ऑडिट में न्यू इन्फॉर्मेशन मिलती है, ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है, आपको अपने प्लान को अपडेट अपग्रेड करना ही करना। 3 वहां पे एग्जाम्पल थे भाई, कंडीशंस बदल गई, बहुत बड़ी बात है, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो गए, बहुत बड़ी बात है, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स बहुत बड़ी बात है। रिजल्ट्स ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स, अनएक्सपेक्टेड ऑडिट प्रोसीजर के रिजल्ट आ गए, चेंज करना पड़ेगा। और कभी भी आपको ऐसा दिखे इन सब में रिस्क बदल रही है, तो साथ साथ में नेचर टाइमिंग एक्सटेंड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर बदलना पड़ेगा। रिस्क अगर इंक्रीज हो रही है तो एनटी भी बदलना पड़ेगा, तो प्लान को बदलना पड़ सकता है दोस्तों। आइए डॉक्यूमेंटेशन के बारे में फटाफट बोल देते हैं। अरे भाई 3 चीजें उसको डॉक्यूमेंट करना है, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी को आपको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा, उसको डिफाइन कर दीजिए। ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी को आपको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी मतलब क्या, उसको एक्सप्लेन कर दीजिए थोड़ा सा। भाई ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी में इज अ की डिसीजन, ब्रॉड डिसीजंस की ऑडिट प्रोसेस को कैसे करना है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आपकी जो फैक्टर्स थे राजस्थान एसआर पे वो लिख सकते हैं। फिर प्लान में आपको प्लान का डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा, 3 तरह के प्लान होते हैं, उसके चेंजेस भी आपको डॉक्यूमेंट करने पड़ेंगे। फिर आपका आखिरी में आता है चेंजेस, जितने भी चेंजेस आ रहे हैं, अगर जो भी चेंज है स्ट्रेटेजी और प्लान में, उसको भी आपको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा, क्या चेंज हुआ, क्यों चेंज हुआ, ठीक है, ये आपको बताना पड़ता है। तो आपको 3 चीजें डॉक्यूमेंट करनी पड़ती है, पहले आपकी ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, फिर आपका ऑडिट प्लान, और उसके बाद में उसके चेंजेस। दोस्तों ऐसे 300 खत्म हो चुका है, ऐसे 300 हमारा खत्म हो चुका है दोस्तों, ऐसे 300 वी आर थ्रू विथ ऐसे 300। एक मिनट, ऐसे 300 खत्म हो चुका है। अब आइए अदर कॉन्सेप्ट्स पे। सर ये अदर कॉन्सेप्ट्स क्या है सर ये अदर कॉन्सेप्ट्स क्या है, सुनिए। हमारे हमारे चैप्टर नंबर 2 में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स है जो ऐसे 300 के लिए नहीं है,
ऐसे 300 के अंदर दिए हुए नहीं है। ये हमारी ट्रेडिशनल थ्योरी है, ये हमारी ट्रेडिशनल थ्योरी है, ये हमारी देसी थ्योरी है। उसको हम लोगों ने पकड़ के डाल दिया। कहाँ पे पकड़ के डाल दिया हम लोगों ने उसको? अदर कॉन्सेप्ट्स में पकड़ के डाल दिया। आइए आइए आइए, ठीक है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी मैं बात पहले आपको, थ्योरी है जो बरसों से थ्योरी चल रही, वहां पे हम लोग बोलते हैं ओवरऑल ऑडिट प्लान। यहाँ पे जो ब्रॉड पॉइंट्स है उसको ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी बोलते हैं, और यहाँ पे उसको बोलते हैं ओवरऑल ऑडिट प्लान। ओके, ओवरऑल ऑडिट प्लान बोलते हैं। फिर ऐसे 300 के अंदर डिटेल स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन को ऑडिट प्लान बोलते हैं। देसी थ्योरी के अंदर, ट्रेडिशनल थ्योरी के अंदर इसी को ऑडिट प्रोग्राम बोलते हैं। जबरदस्ती इनके बीच में डिफरेंशिएट मत करो। ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी को क्या बोलते हैं? ओवरऑल ऑडिट प्लान। ऑडिट प्लान को क्या बोलते हैं? ऑडिट प्रोग्राम। ठीक है, तो हमारे पास में ऐसे 300 है और फिर हमारे पास में देसी थ्योरी है। आ जाइए, अब यहाँ पे बहुत सिंपल सिंपल से एग्जाम में पूछते हैं, एग्जाम में पूछते हैं ये, इसको अनइंपॉर्टेंट मत मानना, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम में आपको पूछेंगे कि अगर आपको इफेक्टिव ऑडिट प्लान बनाना है, अगर अगर आपको इफेक्टिव ऑडिट करना है, अगर आपको इफेक्टिव ऑडिट करना है तो आपने ऑडिट प्लान कैसे बनाना चाहिए? तो आपको बहुत सिंपल कॉमन सेंस है, दो चीजों के ऊपर बात करनी है। आपको बोलना है कि अगर आपको इफेक्टिव ऑडिट करना है तो बहुत जरूरी है कि बहुत सोच समझ के वेल ड्राफ्टेड ऑडिट प्लान हो। वेल ड्राफ्टेड ऑडिट प्लान हो, इससे क्या होगा? इससे आपके जो रिसोर्सेस है, आपके जो टीम मेंबर्स है, उनका बहुत अच्छा एफिशिएंट यूज होगा, बहुत अच्छा एफिशिएंट यूज होगा। हम लोग ऑडिट को टाइम पे खत्म कर लेंगे और ऑडिट की क्वालिटी बरकरार रहेगी। अगर हमारा बहुत प्यारा, बहुत अच्छा वेल ड्राफ्टेड प्लान रहा, सारे टीम मेंबर्स बहुत अच्छे से एफिशिएंटली काम करेंगे, उसकी वजह से ऑडिट टाइम पे खत्म होगा और क्वालिटी ऑडिट होगा, बहुत ही रिलायबल ऑडिट रिपोर्ट बनेगी। तो आपको वेल ड्राफ्टेड प्लान से, आपको वेल ड्राफ्टेड प्लान होना चाहिए। उससे क्या फायदे होंगे? वहां से देखो, मेमोरी इज ऑल अबाउट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्या है? आपको पहले वेल ड्राफ्टेड ऑडिट प्लान के ऊपर फोकस करना है और उससे रिलेटेड पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। फिर दूसरा ध्यान रखिए, प्लान का कवरेज। प्लान में क्या क्या कवर होना चाहिए? आइए, जो हमारा पूरा ऑडिट प्रोसेस है, ऑडिट प्रोसेस में इनिशियली हम लोग क्या करते हैं? हम लोग पूरे बिजनेस को समझते हैं, हम पूरे धंधे को समझते हैं, दैट इज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। तो प्लान के अंदर लिखा होना चाहिए कौन सा बंदा, कितनी बड़ी टीम, कितने लोग जाएंगे फॉर अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस, कौन लोग जाएंगे फॉर अंडरस्टैंडिंग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, कौन लोग जाएंगे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, परचेस कैसे होता है, प्रोडक्शन कैसे होता है, सेल कैसे होता है, कौन लोग जाएंगे फॉर अंडरस्टैंडिंग अकाउंटिंग सिस्टम, अंडरस्टैंडिंग के लिए कौन लोग जाएंगे। फिर उसके बाद कौन परफॉर्म करेगा टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, की कंट्रोल्स रिलायबल है कि नहीं, भरोसेमंद है कि नहीं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स कौन करेगा। फिर सब्सटैंटिव एसएपी, सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स कौन परफॉर्म करेगा, वो भी। तो आपके प्लान में ये बातें लिखी होनी चाहिए। धंधे को कौन समझेगा, लिखा होना चाहिए। इंटरनल कंट्रोल कौन समझेगा, अकाउंटिंग सिस्टम को कौन समझेगा, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स कौन परफॉर्म करेगा, सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर, ट्रांजैक्शन बैलेंस डिस्क्लोजर को कौन चेक करेगा। और ये सब होने के बाद में कौन रहेंगे टीम के वो लोग जो आपस में पूरा कोऑर्डिनेशन सेट, टीम का कोऑर्डिनेशन सेट करेंगे, विद इन द टीम कोऑर्डिनेशन सेट करेंगे, दूसरों के साथ में कोऑर्डिनेशन सेट करेंगे, मीटिंग्स कंडक्ट करेंगे। कौन होंगे वो लोग, वो भी आप तय करिए। तो एक इफेक्टिव ऑडिट के लिए आप पहले वेल ड्राफ्टेड ऑडिट प्लान के ऊपर फोकस करेंगे और प्लान में क्या क्या होना चाहिए उसके ऊपर आप फोकस करेंगे। एग्जाम में आता है दोस्तों ये क्वेश्चन, 250 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में करवाने वाला हूं। ठीक है, 250 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं, दैट्स गोइंग टू बी गेम चेंजर गाइस। मे 24 ऑनवर्ड्स आपको Q&A पे बहुत ज्यादा ध्यान है और मैं Q&A पे तुम्हारा पूरा ध्यान लेके आऊंगा। मैं पूरे मॉड्यूल से आपको MCQs भी करवाने वाला हूं। तो वी स्मार्ट चैनल और रवि टावरी चैनल, ये दोनों चैनल्स पे आपने बहुत केयरफुली पूरे कंटेंट आपने देखना चाहिए। ऑडिट गुरु टेलीग्राम चैनल पे आपने ज्वाइन करना चाहिए, कुछ भी मिस नहीं करना चाहिए। ठीक है, ऑडिट को सुपर से ऊपर हम लोग लेकर जाएंगे और ये लेक्चर्स मैं आपको बता रहा हूं, आपको बहुत ज्यादा काम आएंगे दोस्तों। ठीक है, ऑफ कोर्स यस, ऑडिट एक वन टाइम एक्टिविटी नहीं है। ऐसा नहीं है कि बस इनिशियल स्टेज में हम लोग ऑडिट करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बस इनिशियल स्टेज में हम ऑडिट करते हैं और उसके बाद में हम लोग ऑडिट ही नहीं करते, ऐसा नहीं होता। ऑडिट एक कंटिन्यूअस एक्टिविटी है। जैसे जैसे हमको नई इंफॉर्मेशन मिलती रहती है, ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती रहती है, हम हमारे स्ट्रेटेजी और प्लान को अपडेट करते रहते हैं, अपग्रेड करते रहते हैं, बेहतर बनाते रहते हैं। So it is a continuous process and iterative process. पहले स्ट्रेटेजी को बदलते हैं, फिर प्लान को, पहले स्ट्रेटेजी फिर प्लान को, पहले स्ट्रेटेजी फिर प्लान को। ठीक है, हमको बदलते रहते हैं।
इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट इज अ आइटरेटिव प्रोसेस, मतलब स्ट्रेटेजी फिर प्लान, बार बार वही स्टेप्स हम लोग परफॉर्म कर करके प्लान को इंप्रूव करते रहते हैं, बेहतर करते रहते हैं। तो पहले आप फोकस करेंगे कंटिन्यूअस के ऊपर। बाद में इन्होंने बोला है कि प्लान बनाते वक्त कौन सी चीजों को ध्यान से सोचना चाहिए। एक्सपर्ट, ठीक है, एक्सपर्ट एलएमआर, लास्ट मिनट रिवीजन, एक्सपर्ट एलएमआर के बारे में सोचना चाहिए। आपने बहुत केयरफुली एक्सपर्ट एलएमआर के बारे में सोचना चाहिए। आपने प्लान बनाते वक्त सोचना चाहिए कितने एक्सपर्ट्स लगेंगे, परचेस में कोई एक्सपर्ट लगेगा क्या, प्रोडक्शन में लगेगा क्या, सेल में लगेगा, कहां कहां हमको एक्सपर्ट लगेगा, आरएनडी में लगेगा क्या। प्लान बनाते वक्त आपने केयरफुली सोचना चाहिए एक्सपर्ट लगेंगे, कौन से एरिया में लगेंगे, कितने समय के लगेंगे, कौन से एक्सपर्ट लगेंगे। एल स्टैंड फॉर लीगल कंप्लायंसेस, हमको ऑडिट करते वक्त लॉ का कंप्लायंस भी चेक करना पड़ता है। जीएसटी बराबर भरा कि नहीं, इनकम टैक्स बराबर भरा कि नहीं, प्रोविडेंट फंड बराबर जमा किया कि नहीं। तो हमको लॉ की चेकिंग के लिए भी हमारे प्लान में इंक्लूजन करना पड़ेगा। एम स्टैंड फॉर मटेरियलिटी, मटेरियलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मटेरियलिटी लेवल से बहुत सारी चीजें गवर्न होती है। हमारे प्लानिंग में मटेरियलिटी को अच्छे से कंप्यूट करना और उसके हिसाब से काम करना, वो भी कवर होना चाहिए। आर स्टैंड फॉर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, हमारे प्लान में कवर होना चाहिए रिस्क असेसमेंट में, वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग रिस्क बेस्ड ऑडिट करते हैं, तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करना, ढेर सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना, कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग, ताकि उसके बेस पे हमको आरएमएम मिले, ये जरूर जरूर हमारे प्लान में कवर होना चाहिए। तो जब हम लोग हमारा ऑडिट प्लान बनाते हैं तो एक्सपर्ट के बारे में सोचना चाहिए, लीगल कंप्लायंसेस कौन चेक करेगा उसके बारे में सोचना चाहिए, मटेरियलिटी लेवल कौन निकालेगा उसके बारे में सोचना चाहिए, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर कौन परफॉर्म करेगा उसके बारे में सोचना चाहिए। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर जो जानकारी इकट्ठा करनी होती है, हम उसके बारे में ऐसे 315 में पढ़ेंगे। उसमें सबसे आसान होता है इंक्वायरी परफॉर्म करना, और मेहनत करनी है आपको एनालिटिकल प्रोसीजर, और मेहनत करनी है आपको ऑब्जर्वेशन इंस्पेक्शन। इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। लेट्स फ्रीज गाइस, फटाफट चीजों खत्म करते हैं। क्या प्लानिंग कंटिन्यूअस प्रोसेस है? यस, प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। और प्लान करते वक्त आपको एक्सपर्ट एलएमआर, ये चार चीजों को अपने मन में ध्यान रख के इनको कवर करना पड़ेगा अपना प्लान बनाते वक्त, ठीक है। आइए दोस्तों 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 दोस्तों, ये एग्जाम में पूछा हुआ है, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी किसकी जिम्मेदारी है? जब ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाया जाए तो टीम के जो लीडर है, एंगेजमेंट पार्टनर और जितने भी सीनियर मेंबर्स है, सबने मिलकर अपना एक्सपीरियंस शेयर करके, अपना नॉलेज शेयर करके, सबने मिलकर बैठकर ऑडिट स्ट्रेटेजी को बनाना चाहिए, फिर ऑडिट प्लान को बनाना चाहिए। तो सीनियर लोगों ने मिलकर बनाना चाहिए, ये ऑडिट टीम की जिम्मेदारी है। ये ऑडिट टीम की जिम्मेदारी है कि वो ऑडिट स्ट्रेटेजी को बनाए और फिर ऑडिट प्लान को बनाए। इट इज इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिट टीम। क्या हम इसको डिस्कस कर सकते हैं? बिल्कुल, ऑफ कोर्स, मोटा मोटी ऊपर ऊपर से बातें हमने क्लाइंट के साथ में डिस्कस करनी चाहिए, क्योंकि जब हम ऑडिट करने जाएंगे उसकी भी मदद लगने वाली है। इंफॉर्मेशन तो वही देगा, डॉक्यूमेंट्स तो वही देगा, डिस्कस करनी चाहिए, लेकिन ध्यान रखें ज्यादा डिस्कशन ना करें, लिमिटेड करें। और डिस्कशन कर लिया तो जिम्मेदारी ट्रांसफर होगी, ऐसा नहीं। ऑडिट हम कर रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी है, उसकी स्ट्रेटेजी उसकी प्लान हमारी ही जिम्मेदारियों में आएगा। इट विल बी अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनली, हमारे ही जिम्मेदारियों में आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना दोस्तों, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी की हम लोग जब बात करते हैं, ठीक है, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी की हम जब बात करते हैं, तो ऑडिट के जो सीनियर्स है सब मिलके इसको बनाना है, ऑडिट टीम मेंबर की जिम्मेदारी है। डिस्कशंस कर सकते हैं, डिस्कशन कर भी लोगे तो भी जिम्मेदारी हमारी ही रहेगी, हमारा काम है, सब कुछ हम ही बनाएंगे। फिर आगे ऑडिट प्रोग्राम, इसका शॉर्टकट है, पूरी चीजें हम लोग नहीं देखेंगे। ऑडिट प्रोग्राम डिटेल स्टेप बाय स्टेप जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ट्रांजैक्शन बैलेंस और डिस्क्लोजर चेक करने के लिए, एविडेंस इकट्ठा करने के लिए, जिसकी मदद से ओपन बनाते हैं, उसको हम लोग ऑडिट प्रोग्राम बोलते हैं। उसी को हम लोग ऑडिट प्लान भी बोल सकते हैं, उसको ऑडिट प्रोग्राम बोलते हैं। ऑडिट प्रोग्राम की बहुत प्यारी प्यारी बातें हैं, ठीक है, बहुत प्यारी प्यारी बातें हैं। उसका शॉर्टकट है ऑडिट प्रोग्राम फॉर ओवरऑल पेस। ऑडिट प्रोग्राम फॉर ओवरऑल पेस उसका शॉर्टकट है। उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है, तीन बातें मैं वो कवर कर रहा हूं। ए स्टैंड फॉर ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम कैसे बनाए? सबसे पहले, ठीक है, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट ऑलमोस्ट सेम है, आप पे सबसे पहले बताएंगे। जैसे जैसे बिजनेस बदलता है, सर्कमस्टांसेस बदलते हैं, स्ट्रैटेजी और प्लान बदल जाता है, इसलिए एक ही प्लान सबको सूटेबल है, पॉसिबल नहीं है। वी हैव डिफरेंट स्ट्रैटेजी एंड प्लान फॉर डिफरेंट क्लाइंट्स, फॉर डिफरेंट असाइनमेंट्स। पहले एक बात को समझो, एक ही चीज सबको सूटेबल नहीं है, अलग अलग स्ट्रेटेजी और प्लान रहेंगे, क्लाइंट टू क्लाइंट चेंज होगा, सर्कमस्टांसेस टू सर्कमस्टांसेस चेंज होगा। तीन फैक्टर्स को अच्छे समझिए। आपको हर क्लाइंट में जाके पहले धंधे को समझना पड़ेगा,
बिजनेस को समझना पड़ेगा, भाई ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स है या फिर ये ट्रेडिंग ऑफ गुड्स है। आपको समझना पड़ेगा बिजनेस को, आपको समझना पड़ेगा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को, परचेस कैसे होता है, प्रोडक्शन कैसे होता है, सेल कैसे होता है। आपको समझना पड़ेगा अकाउंटिंग, परचेस की अकाउंटिंग कैसे होती है, प्रोडक्शन की अकाउंटिंग कैसे होती है, सेल्स की अकाउंटिंग कैसे होती है, अकाउंटिंग भी समझनी पड़ेगी। फिर आपको समझना पड़ेगा आपका स्कोप क्या है, स्कोप ऑफ द ऑडिट क्या है। स्कोप मतलब कवरेज, क्या चेक करने वाले हो और कैसे चेक करने वाले हो, क्या चेक करने वाले हो और कैसे चेक करने वाले हो। हमेशा ये तीन बातों को पढ़कर सोचकर समझकर ही, पढ़कर सोचकर समझकर ही हमको ऑडिट प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। हाँ, एक स्टैंडर्ड ऑडिट प्रोग्राम हो सकता है हर सीए फर्म में, उसमें से कुछ चीजों को डिलीट कर दो जिसकी जरूरत नहीं है, कुछ चीजों को ऐड कर दो, ऐसा करके आपका बड़ा प्यारा प्लान बनेगा। तो ध्यान देना हमेशा दोस्तों, ठीक है। ऑडिट प्रोग्राम हर असाइनमेंट टू असाइनमेंट, सरकमस्टेंस चेंज होगा। पॉइंट नंबर 1, 3 फैक्टर्स, बिजनेस का नॉलेज, इंटरनल कंट्रोल्स का नॉलेज, अकाउंटिंग सिस्टम का नॉलेज, स्टैंडर्ड ऑडिट प्रोग्राम को लेकर आप एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर यहां पे एक बहुत फेमस बार बार पूछा जाता है पीरियोडिक रिव्यू। क्या हम लोगों ने रेगुलर बेसिस पे, क्या हमने रेगुलर बेसिस पे प्लान को स्टडी करते रहना चाहिए, एनालाइज करते रहना चाहिए, उसको बदलने के बारे में सोचना चाहिए, पीरियोडिक रिव्यू करना चाहिए। यस, नेसेसरी है, मैंडेटरी है। समय समय पर आपने बिजनेस को देखकर, उसके सरकमस्टांसेस को देखकर, चेंजेस को देखकर देखते रहना चाहिए, क्या मुझे मेरे स्ट्रेटजी और प्लान को बदलते रहना चाहिए, उसको पीरियोडिक रिव्यू बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, पहले ये कंपनी व्हीकल, पहले एक ब्रांच व्हीकल फाइनेंस का काम करती थी, अब ये रियल एस्टेट फाइनेंस का काम कर रही है। व्हीकल फाइनेंस का चेकिंग अलग तरीके से होती है, रियल एस्टेट फाइनेंस की चेकिंग अलग तरीके से होती है। हमको हमारे प्रोग्राम को बदलना पड़ेगा, नहीं तो ये ऑडिट फेल हो जाएगा, इट विल बी अ बिग बिग फेलियर। तो यस, पीरियोडिक रिव्यू मैंडेटरी है, पीरियोडिक रिव्यू करना पड़ता है, देखना पड़ता है सरकमस्टांसेस या कुछ चेंज हुआ है क्या, उसके हिसाब से प्रोग्राम को बदलने की जरूरत है क्या। एग्जाम्पल, व्हीकल फाइनेंस से रियल एस्टेट फाइनेंस में जा चुके। लेकिन एक बात का ख्याल रखें, जब तक जब तक चेंज के बारे में पूरा डिस्कशन ना हो जाए, सीनियर्स उसको समझ के अप्रूव ना कर दे, आप पुराना प्लान ही फॉलो करें। जब सीनियर्स आपको बोले हाँ प्लान बदल चुका है, तभी आपने नए प्लान पे शिफ्ट होना चाहिए, ठीक है, ताकि बहुत ही रेलेवेंट क्वालिटी चेंजेस ही किए जाए और उसके हिसाब से काम को चेंज किया जाए। नहीं तो कोई भी एरा गैरा नत्थु कहरा प्लान को, प्रोग्राम को बदलता जाएगा, ठीक है, और बहुत सारी गलतियां करता जाएगा। दो बातों पे आपको बात करनी है। यस, पीरियोडिक रिव्यू मैंडेटरी है, उसका एग्जाम्पल देना है। दूसरा, ऑफिशियल चेंज जब तक आ ना जाए, जब तक अगर काम के चेंजेस इंप्लीमेंट ना किए जाए, ये दो चीजें एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, जो हम लोगों ने अभी कवर कर लिए, ठीक है। और एक चीज के अंदर अभी आइए दोस्तों, आइए आइए आइए, कमान 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 गाइस, अदर कॉन्सेप्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यस, ऑडिट की हम लोगों ने प्लेलिस्ट बनाई है दोस्तों। अगर आप वी स्मार्ट एकेडमी की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो ऑडिट की प्लेलिस्ट बनी है, नहीं बनी वैसे तो शायद आज ही बनी है, अगर नहीं बनी होंगी तो हम बनवा देंगे, बिल्कुल चिंता आप ना करें, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। आइए, कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। जब ऑडिट प्रोग्राम बनाते हैं तो कौन सी बातों का ध्यान रखें। चश्मा पहन के ऑडिट प्रोग्राम बनाए, चश्मा पहन के ऑडिट प्रोग्राम बनाए, स्पेक्स पहन के ऑडिट प्रोग्राम बनाए। स्पेक्स की बात करें, स्पेक्स पहन के ऑडिट प्रोग्राम बनाए। एस स्टैंड फॉर स्टे विद इन द स्कोप। जितना तुम्हारा कवरेज है उसी में रहिए, जितना तुमको टाइम मिला है उसी में रहिए, जितना बजट है उसी में रहिए। स्टे विद इन द स्कोप, स्टे विद इन द बजट, स्टे विद इन द टाइम लिमिट्स, स्टे विद इन द लिमिट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पी स्टैंड फॉर पॉसिबिलिटी ऑफ एरर। जहां जहां पे गलतियां होने के चांसेस है, पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स है, गड़बड़ होने के चांसेस है, मतलब रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट होता है, ट्रेडिशनल थियरी है ये, उसको आपने कवर करना चाहिए, ठीक है। ई स्टैंड फॉर एविडेंस। जो बेस्ट एविडेंस है, कम से कम एफर्ट्स में मोस्ट रिलायबल एविडेंस कौन सा है इस सिचुएशन में, उसको आइडेंटिफाई करके आपने आपके ऑडिट प्रोग्राम में उसको ऑब्टेन करने के बारे में लिखना चाहिए। जैसे स्टॉक के लिए पता चला स्टॉक का गोडाउन बस 1 किलोमीटर दूर है, सबसे बेस्ट एविडेंस रहेगा फिजिकल वेरिफिकेशन अटेंड करना। तो आपने आपके ऑडिट प्रोग्राम में लिखना चाहिए स्टॉक बस 1 किलोमीटर दूर है, सबसे प्यारा एविडेंस रहेगा फिजिकल वेरिफिकेशन अटेंड करे, वही आपने परफॉर्म करना चाहिए। 1 किलोमीटर दूर है, आप फोटो ले रहे हैं और आप वीडियो ले रहे हैं, ये सब बकवास है, ऐसा मत करो। कम से कम एफर्ट्स में बेस्ट से बेस्ट एविडेंस हर एरिया में कौन सा है, ये प्रोग्राम में लिखा होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन के बारे में लिखा होना चाहिए।
विद इन द टीम कितनी मीटिंग्स होंगी, कब कब मिलेंगे, दूसरे ब्रांच ऑडिटर से कब कब मिलेंगे, इंटर ऑडिटर से कब कब मिलेंगे, कोऑर्डिनेशन के बारे में लिखा होना चाहिए। एस स्टैंड फॉर स्टेप्स एंड प्रोसीजर्स, ठीक है, सिर्फ वही स्टेप्स एंड प्रोसीजर्स कवर होनी चाहिए, वही वेरिफिकेशन कवर होना चाहिए जो फाइनेंशियल ऑडिट को काम आए। बगैर काम की चीजें हमको चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी एम्प्लॉयज का हेयर कट कैसे करते हैं उसका कोई मतलब नहीं है, यूनिफॉर्म कैसा पहनते हैं उसमें कोई मतलब हमको नहीं होता है। लेट्स फ्रीज गाइस। ऑडिट प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट करते वक्त स्पेक्ट्स पहने। एस स्टैंड फॉर स्टे विद इन द लिमिट, पी स्टैंड फॉर पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स को कवर करिए, ई स्टैंड फॉर बेस्ट एविडेंस, कम से कम एफर्ट्स में बेस्ट एविडेंस कौन सा होगा हर एरिया में लिखा होना चाहिए, उसको ऑब्टेन करना चाहिए। कोऑर्डिनेशन के बारे में लिखा होना चाहिए और सिर्फ वही स्टेप्स प्रोसेस परफॉर्म करें जो हमारे लिए रेलेवेंट है, हमारे लिए काम के है। दैट्स इट, ठीक है। आइए, अब बहुत 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 इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बार बार पूछा गया, व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ प्लानिंग, व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ प्लानिंग एंड व्हाट आर डिसएडवांटेज ऑफ प्लानिंग। देखिए ये फ्लो में पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत सारी चीजें याद हो जाएगी, अगर आप ये फ्लो में पढ़ेंगे तो। इफ यू स्टडी इन दिस फ्लो तो बहुत मजा आएगा आपको। सबसे पहले एडवांस ऑफ प्लानिंग, अगर आपने बहुत रिसर्च करके बहुत ही प्यारा सा स्ट्रैटेजी बनाई, आपने बहुत रिसर्च करके बड़ी प्यारी स्ट्रैटेजी बनाई है, बहुत ही इन डेप्थ आपने डिटेल प्लान बनाया, इसका क्या फायदा होगा। सबसे पहले अगर आपने बहुत अच्छी प्लानिंग करके रखी, आपको पता है क्या क्या काम परफॉर्म करना है, कब कब परफॉर्म करना है। सिलेक्शन ऑफ द असिस्टेंट, अच्छा प्लान बना के रखोगे तो असिस्टेंट को सिलेक्ट करना आसान हो जाएगा दोस्तों। असिस्टेंट को सिलेक्ट करना आसान हो जाएगा। पॉइंट नंबर 1, सिलेक्ट करने के बाद में अच्छा प्लान बना के रखा है तो उनको इंस्ट्रक्शन देना, उनको समझाना क्या काम करना है, कैसे काम करना है, वो भी बहुत आसान हो जाएगा। ओवरलुकिंग नहीं होगी, ठीक है, ओवरलुकिंग नहीं होगी, जल्दबाजी नहीं होगी, इंपॉर्टेंट चीजें मिस नहीं होगी। इंपॉर्टेंट एरियाज में एडिक्वेट टाइम और रिसोर्सेस को लगाया जाएगा। एक तो इंपॉर्टेंट चीजें मिस नहीं होगी और जो इंपॉर्टेंट एरियाज है उसमें बराबर ज्यादा टाइम और एफर्ट्स को लगाया जाएगा क्योंकि प्लानिंग करते वक्त आपने उसका ख्याल रखा था। और ऐसा करने से टाइमली बेसिस पे आपका काम खत्म होगा। हमने वो टाइमली बेस पे काम खत्म होगा, हमने लिखा हुआ है हर लेक्चर में क्या होगा, बराबर उस टारगेट को हम अचीव करते जा रहे हैं। देखिए एडवांटेजेस, अगर अच्छा प्लान बना के रखोगे तो सिलेक्शन में आसानी होगी, इंस्ट्रक्शन देने में आसानी होगी, ओवरलुकिंग नहीं होगी इंपॉर्टेंट एरियाज की, इंपॉर्टेंट एरियाज पे ज्यादा टाइम देंगे, टाइमली बेस पे काम खत्म हो जाएगा। 2C का एडवांटेज है, अगर हमको हमारा प्लान पता है तो दूसरों के साथ में कोऑर्डिनेशन करने में बड़ी आसानी होगी और कंट्रोल, प्रोग्रेस अगर ऑलरेडी हमारा प्लान बना हुआ है, पीछे चल रहे हैं तो आपको ज्यादा लोग लगाने पड़ेंगे, बहुत फास्ट चल रहे हैं थोड़ा स्लो डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। कोऑर्डिनेशन का भी फायदा है और ऑडिट को कब कंट्रोल करना है, क्या चेंजेस लाने हैं, वो भी आपको समझ में आता है। अदर भाई साहब अगले साल काम आता है, इस साल का प्लान अगले साल का स्टार्टिंग पॉइंट बन जाता है, बस 2-3 चीजें चेंज करो, अगले साल का प्लान बन जाएगा और कोई आपको निग्लिजेंट नहीं बोल सकता, कोई आपको निग्लिजेंट नहीं बोल सकता। बेहतरीन प्लान बनाकर आपने आपका ऑडिट किया है। तो पहले कुछ पॉइंट्स फ्लो में है, फिर 2C है, फिर अदर है, ठीक है, फिर अदर है। डिसएडवांटेजेस, यस, ऑडिट प्लान की डिसएडवांटेज भी है। सबसे पहले मैकेनिकल, बहुत बार लोग बिना सोचे समझे प्लान, बिना सोचे समझे प्लान को, बिना सोचे समझे प्लान को पढ़ते हैं, ठीक है, बिना सोचे समझे प्लान को इंप्लीमेंट करते हैं, उनको पता ही नहीं होता है क्यों ये चेकिंग कर रहे हैं, क्या फायदा इसका, क्या गलती मिलेगी, क्या प्रॉब्लम मिल सकते हैं, उनको पता ही नहीं होता। बेमन से बस मैकेनिकली काम करते रहते हैं, इसलिए उनके हाथ से गलतियां छूट जाती है। उनको पता ही नहीं है ये रिपोर्ट क्यों जनरेट हो रही है, उनको पता ही नहीं है जीरो डेप्रिसिएशन की रिपोर्ट का क्या करना है, बस रिपोर्ट लेके बैठ गए, मैकेनिकल काम कर रहे हैं, जो बोला है उतना ही काम कर रहे हैं, ठीक है। कभी कभी लोग बहुत रिजिड, इनफ्लेक्सिबल होते हैं, अरे भाई नया प्रोडक्ट है, नहीं प्लान में लिखा ही नहीं है नए प्रोडक्ट के बारे में, हम चेक नहीं करेंगे, अरे भाई गए बस पानी में। जो इनएफिशिएंट असिस्टेंट है, जो दिमाग नहीं लगाना चाहते, जो काम नहीं करना चाहते, उनके लिए बहुत बढ़िया होता है जितना बोला उतना ही करना। जो एफिशिएंट असिस्टेंट है, दिमाग लगाने वाले असिस्टेंट है, जो ऑडिट को समझते हैं, जो गलतियां निकालना चाहते हैं, लोग उनको डांट देते हैं, भाई प्लान में नहीं लिखा है तू क्यों कर रहा है सब कुछ, क्या प्रॉब्लम है। MRI, मैकेनिकली बिना सोचे समझे लोग काम कर रहे हैं, रिजिड इनफ्लेक्सिबल बन चुके हैं, इनएफिशिएंट असिस्टेंट मजे कर रहे हैं, उनको बहुत मौज हो रही है, इतना ही काम करना है। जो इनिशिएटिव लेने वाले अच्छे असिस्टेंट है, बेचारे को डांट पड़ रही है, वो खुल के ऑडिट नहीं कर पा रहे, पूरा ऑडिट नहीं कर पा रहे। MRI का प्रॉब्लम है, डिसएडवांटेजेस, ठीक है। अब दोस्तों हमारा ऐसे 300 हो गया
दोस्तों 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 हमारा 300 हो चुका है और हमारे अदर कॉन्सेप्ट्स हो चुके हैं। अब हमारा चैप्टर नंबर 2 खत्म हो चुका है। आज हमको चैप्टर नंबर 1 में सिर्फ पहला पार्ट खत्म करना है, जो बहुत ही सिंपल है, जो बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान है। ठीक है, व्हाट डू मीन बाय ऑडिट और तुम कैसे चेक करोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीडिंग तो नहीं है। बहुत ही जनरल क्वेश्चन है, ब्रॉड में बताऊंगे। ऑडिट इज सिस्टमैटिक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेदर और नॉट प्रॉफिट ओरिएंटेड विद अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव टू। दोस्तों बीच में लैग आया होगा, बीच में लैग आया होगा, चिंता ना करें। ठीक है, नाउ 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 ठीक है। फिर आपको क्विकली पहले आपको ऑडिट की डेफिनेशन बतानी है। मिसलीडिंग चेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीडिंग तो नहीं। वापस आ गया है दोस्तों, कोई बात नहीं। तो पहले ऑडिट की डेफिनेशन हो गई, आपको चेक करना है मिसलीडिंग तो नहीं है। अगर आपको चेक करना है, अगर आपको चेक करना है, यस यस लैग था लैग था लैग था लैग था, वापस ठीक हो चुका है 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 ठीक हो चुका है। पहले ऑडिट की डेफिनेशन, पहले ऑडिट की डेफिनेशन थी, फिर बाद में आपको चेक करना था मिसलीडिंग। वेट 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 वेट। दोस्तों मैंने जस्ट अभी मेरा इंटरनेट चेंज किया है और अब मुझे लगता है कि गड़बड़ नहीं होगी। आइए, गड़बड़ नहीं होगी, मैं मेरी पूरी उम्मीद है मेरी कि अब कोई गड़बड़ नहीं होगी। उम्मीद उम्मीद ही हो सकती है, होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आइए सबसे पहले हम डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, फिर हम बोलेंगे कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स और प्राइमरी बुक्स आपस में मैच हो रही कि नहीं, प्राइमरी बुक्स और लेजर आपस में मैच हो रहा है कि नहीं, लेजर और ट्रायल बैलेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपस में मैच हो रही कि नहीं। अगर ये तीनों चीजें आपस में मैच हो गई तो हम बोलेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीडिंग नहीं है। इसके बाद हमको और देखना पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट बराबर है ना शेड्यूल 3 के हिसाब से, वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे ना। तो आपको डेफिनेशन के बारे में बात करना है, आपको इन चीजों को मैच करना है, सपोर्टिंग टू प्राइमरी, प्राइमरी टू लेजर, लेजर टू ट्रायल बैलेंस, ओवरऑल फॉर्मेट एंड ट्रू एंड फेयर व्यू मिल रहा है ना। चिल्लर सा एग्जांपल है, नकली एक्सपेंडिचर अगर आपको पीएनएल में मिलेंगे, इसका मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मिसलीडिंग, दे आर नॉट गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू। ठीक है, तो मीनिंग के बारे में आपने बात कर ली, मीनिंग के बारे में आपने बात कर ली। ऑडिट वर्ड का ओरिजिन कोई पूछने नहीं वाला, मैंडेटरी वॉलंटरी भी कोई पूछने नहीं वाला। सर पढ़ा तो बहुत रहे थे आप, अरे भाई पढ़ा तो रहा था, पढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है, सब कुछ पढ़ाना पड़ता है भाई साहब। आइए, एडवांटेज ऑफ फाइनेंस और एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट, एडवांटेज ऑफ ऑडिट पूछ सकते हैं। इसमें मैं आपको बता दूं, एडवांटेज ऑफ ऑडिट यही आंसर लिखना है, एडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप फर्म का ऑडिट यही आंसर लिखना है, एडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटर का ऑडिट आपको यही आंसर लिखना है। आंसर बदलने नहीं वाला, आंसर एक ही रहने वाला है। हमने इसकी ग्रुपिंग करके रखी हुई है। ऑडिट में सबसे पहले, ऑडिट में सबसे पहले आप क्लाइंट को रेगुलरली विजिट करते हो। आप क्लाइंट को रेगुलरली विजिट करते हो, उससे क्या फायदे होते हैं? सबसे पहले मॉरल चेक होता है। जो जो आपके एम्प्लॉइज है, ऑफिसर्स और एम्प्लॉइज, उनके बारे में फियर होता है, एक मॉरल चेक होता है, एक डर होता है, चोरी नहीं करना, ऑडिटर पकड़ लेगा। ऑडिटर जब बार बार जाता है तो इंटरनल कंट्रोल की डिफिशियंसीज मिलती है और जल्दी करेक्ट हो जाती है, ये भी एडवांटेज है। फिर वेस्टेज और लॉसेस, सिस्टम अच्छे हो जाएंगे तो वेस्टेज और लॉसेस कम होते हैं। ऑडिटर ऑडिटर क्लाइंट को रेगुलरली विजिट करता है, उससे एडवांटेज है। ठीक है, लोगों के मन में डर है, डिफॉल्केशन कम हो गए, कंट्रोल्स बहुत अच्छे हो गए, वेस्टेज लॉस कम हो गया। ऑडिटर जब ऑडिट फिनिश करता है तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने पैसा लगाया है, जो मैनेजमेंट से एसोसिएटेड नहीं है, जैसे डॉर्मेंट पार्टनर, शेयर होल्डर्स, बैंकर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जैसे ऑडिट कंप्लीट होता है, जो लोग इन्वेस्टर्स है, डॉर्मेंट पार्टनर्स, फाइनेंसर्स, शेयर होल्डर्स, ये लोग निश्चिंत होते हैं कि हमारे पैसे का मिसयूज तो नहीं है। तो ऑडिट कंटिन्यूसली हम विजिट करते हैं, वहां से 3 फायदे निकल कर आते हैं। ऑडिट खत्म हो रहा है तो इन्वेस्टर्स बड़े खुश होते हैं, मिसयूज नहीं, वहां से एक फायदा। अब ऑडिट होने के बाद जब ऑडिट रिपोर्ट मिलती है, उससे बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहला देखो सीक्वेंस है, सबसे बड़ा होता है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट रिलेटेड फायदे हैं। उससे छोटा होता है बैंक, बैंक से रिलेटेड फायदे है। उससे छोटा होता है इंश्योरेंस, उससे रिलेटेड फायदे है। उससे छोटा होता है पार्टनर, उसका फायदा, ओनर का फायदा, एम्प्लॉय का फायदा। आइए फटाफट, सबसे पहले आपका गवर्नमेंट फायदा है। अगर आपके पास में ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, आपको लाइसेंस चाहिए मिल जाएगा, आपको गवर्नमेंट से सब्सिडी चाहिए मिल जाएगा, टैक्स कंप्यूटेशन करना है हो जाएगा, गवर्नमेंट से कुछ चीज चाहिए हो जाएगा, गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है निकल जाएगा। अगर आपके पास में ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, बैंक से आपको लोन चाहिए मिल जाएगा। अगर आपके पास में ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, आपको इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम सेल करना है हो जाएगा।
फिर आपको पार्टनर्स में आपस में अकाउंट सेल करने हैं, प्रॉफिट बांटना है, हो जाएगा। ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ओनर को बिजनेस बेचना है, हो जाएगा। एम्प्लॉय को समझना है कि कितना बोनस मिलना चाहिए, डिस्प्यूट खत्म करना है, हो जाएगा। गवर्नमेंट, बैंक, इंश्योरेंस, पार्टनर्स, ओनर, देखो सीक्वेंस है, इन सब से कनेक्टेड आपके एडवांटेज है। तो पहला जो एडवांटेज था रेगुलर विजिट का था, ऑडिट खत्म करने से फाइनेंशियल निश्चिंत हो जाते हैं और पोस्ट ऑडिट आपको ये बेनिफिट्स मिल जाते हैं। ठीक है, आइए 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 आइए, अब अगर हम बात करें आपके एडवांटेजेस, दोस्तों खत्म हो गया, आज तो जल्दी खत्म हो गया भाई, जल्दी खत्म। कल से आपका टाइम बदल रहा है दोस्तों, कल से आपका टाइम बदल रहा है, कल से आपका टाइम बदल रहा है, कुछ नहीं, सिर्फ 8:15 का हो रहा है, 8:15 का हो रहा है। 8 बजे की जगह 8:15 आपका टाइम हो रहा है, बिल्कुल निश्चिंत रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 8:15 से 9:30 होगा। परम क्वेश्चन बैंक सबको हमने भेज दी है। फेस टू फेस वाले जो घर चल जा चुके थे, जिन्होंने गूगल फॉर्म भरा, उनको भी हम लोग भेज रहे हैं, भेज चुके हैं ऑलमोस्ट। कुछ लोगों का बाकी होगा, हम भेज देंगे। जो पुणे में प्रेस्टीज पॉइंट से कवर करा दे कर ले। दोस्तों ये रैपिड रिवीजन का मैजिक रहेगा, रैपिड रिवीजन को बहुत अच्छे से करिएगा और उसके बाद में 250 क्वेश्चंस मेरे साथ में बहुत अच्छे से करिएगा। इट इज गोइंग टू बी फन गाइस। ये दो चीजों को बार 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 करते जाइए। बार बार अगर आप करते जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस अप हो जाएगा। बाय बाय दोस्तों, प्लीज आपके प्यारे प्यारे कमेंट जरूर जरूर ड्रॉप करें। वीडियो खत्म होने के बाद में कमेंट सेक्शन में जाके बहुत प्यारे प्यारे आपके कमेंट्स, आपका प्यार बताते रहिए। आपके कमेंट, एक एक कमेंट पढ़कर बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है। जो भी लेक्चर में आपको अच्छा लगा उसके बारे में जरूर बोले। आपको फ्लो के बारे में अच्छा लगा, शॉर्टकट के बारे में अच्छा लगा, ठीक है, कवरेज के बारे में अच्छा लगा, स्पीड के बारे में आपको अच्छा लगा, जरूर 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 बताएं। ठीक है।